आप लोग परेशान बहुत तेज हो जाने हैं। हाँ थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन एग्जाम को लेकर सीरियस रहिए तो गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी गर्मी वही निकालनी है और यहाँ नहीं। और अब यहाँ ज्यादा गर्मी निकालोगे तो एग्जाम हॉल में तुम्हारी गर्मी निकल जाएगी। तो जितना यहाँ शांत रहोगे उतना एग्जाम हॉल अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब शालीनता आपके भाव से निकलनी चाहिए। देखो अगर 325 की क्लासरूम है और क्लासरूम पिन ड्रॉप साइलेंस में, इसका मतलब बच्चे सीरियस हैं। या तो फिर आप हंसी मजाक के मूड में हो, तो इसको बेटा मजाक में पढ़ाई नहीं होती, मजाक में मनोरंजन होता है। जब आप मजाक के मूड में जाते हो तो मनोरंजन होता है, मजाक में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए आ जाइए। भारत क्या है? भारत एक राज्य है, राष्ट्र है, भारत एक प्रांत है, या भारत एक देश है। ऐसे ऑप्शंस बनाएंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि भारत एक राज्य है? राज्य है। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि भारत एक देश भी है? कितने लोगों को प्रांत भी लगता है कि प्रांत भी हो सकता है यार? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि भारत राष्ट्र है? चलिए देखिए, अब देखो एक ही क्वेश्चन और 4 जगह से आंसर आए हैं। मतलब कोई तो गलत है, कोई तो गलत है, जो सही है उसका रिजल्ट आएगा, जो नहीं तो उसका नहीं आएगा। और पढ़ा सबने होगा, जैसे कि आपने अपने संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो एक बात बताओ, अंगूरों का गुच्छा अंगूर नहीं कहा जाएगा क्या? कहा जाएगा। तो अगर राज्यों का संघ होगा तो राज्य ही तो होगा ना। अगर वो राज्यों का संघ होगा तो वो राज्य ही तो होगा ना, तो फिर तो वो राज्य ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम भारत को राज्य कहें, भारत को देश क्यों नहीं कह सकते? या भारत को राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते? क्यों भारत को राष्ट्र नहीं कह सकते कि भारत एक राष्ट्र नहीं है? क्यों हम इसको राज्य व्यवस्था के शब्दों में भारत को हम एक राज्य के रूप में परिभाषित करेंगे? मतलब राज्य व्यवस्था में भारत को हम राज्य के रूप में परिभाषित क्यों करेंगे? क्यों हम इसको एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते? क्यों परिभाषा हम राष्ट्र के रूप में नहीं दे सकते? जैसे कि आपने इतिहास पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा। फिर पढ़ा है 1857 का विद्रोह पढ़ा। वहां पे आपने राष्ट्रवाद नहीं पढ़ा होगा। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र मतलब, अच्छा तुमने राष्ट्रीय झंडा पढ़ा है? राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये पढ़ा? राष्ट्रीय पशु, ऐसा पढ़ा? तो अब ये राष्ट्र लगने के पीछे रीजन क्या है? ये राष्ट्र जो है ना, वो हमारी एकता, हमारी भावना को प्रदर्शित करता है, हमारी फीलिंग्स को दिखाता है। जहां भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, जहां विचार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वहां राष्ट्र होता है। मतलब राष्ट्र तब बनना शुरू होगा जब भारत अलग अलग राज्यों में जो बटा हुआ है वो एकीकरण की तरफ जाएगा। मतलब एक तिरंगे के नीचे खड़ा होगा, एक गान के नीचे खड़ा होगा, एक गीत के नीचे खड़ा होगा, तो क्या बनेगा? राष्ट्र बनेगा। तो राष्ट्र भावनाओं को जोड़ने का काम है। जब भावनाएं जुड़ती हैं, जब विचार जुड़ते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ आते हैं, तो क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। इसलिए भारत को हम एक राष्ट्र नहीं कहेंगे। जब भी राज्य व्यवस्था के शब्दों में हम बात करेंगे तो हम भारत को क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब देखो राज्य बनने की कुछ शर्तें होंगी। अगर भारत को हमने राज्य बनाया या राज्यों का संघ बनाया, तो राज्यों का संघ बनाने के लिए भी कुछ शर्तें लगाई गई होंगी कि राज्यों का संघ क्यों बनाया भारत को, लगाई गई होंगी कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, चाहे राज्य बनाना हो चाहे देश बनाना हो, आपको सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? जमीन होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जिसको हम राज्य व्यवस्था के शब्दों में क्या कहते हैं? निश्चित भूभाग होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। जैसे आपने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा कि क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और चौथी चीज जो राज्य बनाएगी वो क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से स्वतंत्र होना। मतलब हम आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से किसी भी निर्णय को लेने के लिए अगर स्वतंत्र हैं तो हमारे अंदर क्या है? संप्रभुता है। तो हमारे अंदर क्या होगी? संप्रभुता होगी। तो भारत के पास संप्रभुता है। अच्छा, भारत आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। आईएमएफ जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डब्ल्यूटीओ जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक भी जानते होंगे। भारत इनका सदस्य है। अगर डब्ल्यूटीओ कोई कानून बनाता है व्यापार को लेकर तो भारत उसको मानता है, और भारत नहीं मानता है तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो क्या यहाँ भारत की जो इसकी संप्रभुता है उसको चैलेंज नहीं होता? क्योंकि भारत तो यहाँ पे मानता है कि नहीं मानना है? तो क्या यहाँ पे भारत की संप्रभुता रह गई या नहीं रह गई?
नहीं रहेगी, लेकिन बिल्कुल रहेगी। भारत उस शर्तों को मान भी रहा है तो अपने शर्तों के अधीन मान रहा है। कल भारत को मन करे तो WTO की सदस्यता त्याग देगा, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता त्याग देगा। तो ये भी तो भारत की अपनी संप्रभुता हुई ना, कि हम अपनी मर्जी से तुम्हारी बात मान रहे हैं। अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इसलिए भारत संप्रभु है, क्योंकि चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता हो, चाहे WTO की सदस्यता हो, चाहे IMF की सदस्यता हो, जिस भी सदस्यता को भारत ने ग्रहण किया है वो अपनी संप्रभुता के आधार पर किया है, न कि किसी दबाव में किया है। इसलिए जब चाहेगा ये अपनी संप्रभुता का क्या करेगा, त्याग करेगा। बात समझ में आई? अब हम ये समझें कि भारत अगर राज्य हो गया तो ये तो आर्टिकल 1 ने भी कहा और राज्यों के तत्वों ने भी कहा कि भारत एक राज्य हो गया। लेकिन ये देश क्या होते हैं, ये देश कैसे बनते हैं, ये देश कैसे बनते हैं? जैसे पूरी दुनिया में ना देश बनाने के आपने एनसीईआरटी में 3 व्यवस्थाएं पढ़ी होंगी। एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन और एक होता है कन्फेडरेशन। ये 3 पैटर्न पे पूरी दुनिया में देशों का निर्माण होता है। ठीक है, भारत बना यूनियन पैटर्न पे, संघात्मक व्यवस्था जिसको कही जाती है। मतलब संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जब कोई देश खुद के विकास के लिए अपने आप को अलग अलग भागों में विभाजित करता है और वो वहां उद्देश्य क्या होता है, खुद का विकास करना, देश का विकास करना। कहते हैं भाई तुम मध्य प्रदेश हो, तुम उत्तर प्रदेश हो, तुम राजस्थान हो, तुम बिहार हो, ठीक है, वो विभाजित करता है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि भारत में जो राज्यों का निर्माण है वो राज्यों का निर्माण किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो राज्य बनाएंगे वो किसी समझौते को लेकर बनाएंगे। मतलब हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे यहाँ राज्य विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का निर्माण किया गया। मतलब हमारे यहाँ राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का विनाश नहीं हो सकता। तो यूनियन पैटर्न में क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में, कि एक देश अपने को विकास के लिए छोटे छोटे भागों में बांट देता है। लेकिन अब देखो 2 विषय और बच गए, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। फेडरेशन पैटर्न क्या होगा, तो फेडरेशन व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जब छोटे छोटे से देश मिलकर एक नए देश का निर्माण करते हैं और उसमें से किसी को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। जैसे यूएसए को देख लो आप, यूएसए 50 से अधिक देशों से मिलकर बना हुआ है। उसमें छोटे छोटे देश, अभी देखा वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, तो वहां के अन्य देशों ने भी भाग लिया। लेकिन वो देश जो है उनके पास संप्रभुता नहीं है, मतलब उनको कुछ भी करना होगा तो यूएसए से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए वो देश है, मतलब देश के पास संप्रभुता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई राज्य हो तो उसके पास संप्रभुता होना एक अनिवार्य तत्व हो जाता है कि अगर कोई राज्य है तो उस राज्य के पास संप्रभुता जो है वह अनिवार्यता होना जरूरी है। अगर संप्रभुता नहीं होगी तो वो राज्य नहीं होगा। तो देखो प्रश्न का फ्रेमिंग जो किया जाता है, जब एग्जामिनर प्रश्न की फ्रेमिंग करता है तो वही किताबें होती हैं, वही संसाधन होते हैं, वही विषय होते हैं। बस वो कोशिश करता है कि तुम्हारी दिमाग की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेले हो, तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेले हो। तो ऑप्शंस को क्या करता है, नियर बाय बनाने की कोशिश करता है। तो जब भी आप पढ़िए किसी विषय को, जैसे मान लो इसमें से कितने लोग ऐसे जिनको संविधान की प्रस्तावना याद, संविधान की प्रस्तावना कुछ 2-4 चेहरों को याद है, ठीक है, लेकिन अब प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तो जिसे कहेंगे, और मौलिक, अच्छा कितने लोगों को उनके मौलिक कर्तव्य याद है, मौलिक कर्तव्य याद है, मतलब मौलिक कर्तव्य टोटली याद है। सीरियसली मैं एक लोगों से पूछ लूंगा, इसलिए हाथ सोच के उठाना, इसलिए हाथ सोच के उठाना। देखो अगर आप तैयारी में हो और आप भारत के नागरिक हो और भारत के नागरिक होने के बाद आपको अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं है तो फिर अधिकारों के तुम अधिकारी नहीं हो। समझ रहे हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके कर्तव्य क्या हैं, और ये कर्तव्य से क्वेश्चन आ रहे हैं और तुमसे गलत हो रहे हैं तो तुम उस अधिकारी बनने के लिए लायक नहीं हो। क्योंकि कर्तव्य से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो इस जीवन में सब 15, 18, 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, और इस उम्र में अगर आपसे कर्तव्य आपको नहीं पता है कि हमारे कर्तव्य क्या है, इसमें आपको नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है, इस देश में रहते हैं और इस देश ने हमको कितने अधिकार दिए हैं, अधिकार में क्या क्या अधिकार दिए हैं। अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग है जानना कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश ने हमको कौन से अधिकार दिए हैं, उस देश ने। अब देखो आप देखते हो हमारे सामने कितना पर्यावरण नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको पता है आपके संविधान ने आपको पर्यावरण का अधिकार दिया, आपको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने आपको क्या किया है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग विषय है कि हमें अपने अधिकारों को जानना है, हमें अपने कर्तव्यों को जानना है, हमें जानना है कि इस देश में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके पास शक्तियां क्या हैं,
हमारे देश में अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसकी शक्तियां और अधिकार क्या है, ठीक है, क्यों इतना पावरफुल पद है राष्ट्रपति। तो जब किसी विषय की रोचकता को आप जानोगे, रोचकता से पढ़ोगे तो विषय तुम्हारे लिए मजेदार होगा। जब किसी विषय को तुम अपने जीवन पे बोझ बना के पढ़ोगे और सिर्फ इसलिए पढ़ोगे कि नहीं सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो विषय हमेशा तुम्हारे लिए बोझ होगा। तो किसी भी विषय को, जो भी तुम्हारे विषय हैं, जो अभी आपको लगते हैं कि ये हमारे विषय हैं, उनको पढ़ना है तो उनको पढ़ते हुए आनंद लेके पढ़ना है। और उनको इसलिए नहीं पढ़ना है कि चलो, जैसे कई बार आप लोग नोट्स बनाते हैं कि चलो आराम से एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे। सबसे पहली गलती वही होती है, जो पढ़िए पहली और आखिरी बार पढ़िए। मतलब आज हमने जो पढ़ा है वो पहली बार पढ़ा और आखिरी बार पढ़ा, अब इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई एक बार पढ़ रहे हो तो पूरी एनर्जी लगाओ ना, जब पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरी ऊर्जा लगाओ। तो हम लोग अपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो विषय है, इसके साथ कोशिश यही करेंगे कि बैठा हुआ आखिरी पंक्ति का आखिरी बच्चा भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में एक भी प्रश्नों को गलत करके ना आए, उनसे गलतियां ना हो। क्योंकि तुमसे गलती होगी तो वो गलती तुम्हारी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने की व्यवस्थाओं में कमियां हैं कि हमने तुम पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ संख्या 3, 350, 400 की दिख रही है, संख्या 500 से भी ज्यादा होती तो इंडिविजुअल मेरा ध्यान रहता है। मैंने 700 बच्चों तक का बैच पढ़ा है कि किस बच्चे की क्या कमी रहेगी, और अगर ये टीचर को नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि नहीं इस बच्चे की ये कमजोरी है, इस बच्चे के साथ ये समस्या है, तब हम आप पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो अगले 5 तारीख के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय और अन्य विषयों के साथ भी एक ऐसी तैयारी की जाए कि उस विषय से आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। देखो ह्यूमन मिस्टेक्स तो होते हैं भाई, एक आपके बेसिक्स गलतियां होती हैं कि चलो ह्यूमन है, गलती हो जाएगी, लेकिन वो गलतियां जितनी कम हो जाएंगी आपके सिलेक्शन की संभावना क्या होगी, उतनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अभी जाना है, हमारी ट्रेन है, ठीक है, तो 5 तारीख से वापस आते हैं और फिर से जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा आप लोगों के लिए, होप सो। ठीक है, देखिए मेरा जो प्राइमरी रहा है वो मैं यूपीएससी और यूपीबीसीएस और बीपीएससी के फील्ड में पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने सर के सामने पहले शर्त यही रखी कि मेरी जो क्लासेस होनी चाहिए वो वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि हमारे लिए भी वो बर्डन है और बच्चों के लिए भी वो बर्डन है, ठीक है। तो अगर आनंद लेके आपको पढ़ना होगा तो फिर मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और विषय को कैसे कहते हैं, मैं आपको एक विषय सिखाऊंगा लेकिन वो विषय हर विषय के साथ लिंक करेगा। आपको वैसे ही अपनी हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, वैसे ही आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, वैसे ही आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। और सब लोग का सहयोग लेके पढ़ते रहना है, मतलब कि विषय को गलतियां कम करनी है और उसको याद करके जाना है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अपना नाम बता दिया आपको, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे 5 तारीख के बाद, फिर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हम अपनी, और हमको पता है कि आदमी को ताकत है, नाम से आपको लग गया होगा, नॉलेज के मामले में, पढ़ाने के मामले में और रिजल्ट के मामले में, और ये पढ़ाएंगे आप वो पॉलिटिकल साइंस वाले मामले में, ठीक है। और तुम्हें है अल्लाह नहीं, पहले सुनो,